बोलो, नंबर्स के बारे में क्या जानते हैं, किस तरह के नंबर्स होते हैं? तो ना मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ नंबर्स को लेकर कि जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब अर्ली मैन एग्जिस्ट करता था, जिसे हम बोलते हैं अर्ली मैन एग्जिस्ट करता था। सो हाउ डिड द नीड फॉर नंबर्स अराइज? नंबर्स कैसे बनने शुरू हुए? ठीक है। सो देयर वाज दिस पर्सन जिसे हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन में वी आइडेंटिफाई इट विद अर्ली मैन। तो उसके पास कुछ था काउंट करने के लिए, ठीक है। मे बी वो हंट कर रहा था तो उसके पास एनिमल्स थे, मे बी उसको अपना स्टॉक कुछ भी काउंट करना था कि घर पे कितने लोग हैं, कुछ भी उसे काउंट करना था। तो जो नंबर्स उसको बहुत नेचुरली मिल गए, ठीक है। वो नंबर्स कौन से बन गए होंगे? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। और क्योंकि कुछ था हमारे पास काउंट करने के लिए, है ना, 1 2 3 4 कुछ था, तभी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट चीजें होती हैं, हम ये नहीं कहते हमें हाफ मिल रहा है, राइट। कभी नंबर्स में इनमें हाफ पॉइंट्स वगैरह नहीं आते, बिकॉज वी हैव कंप्लीट थिंग्स, वी हैव 1 पेन 2 पेन 1 sheep 2 sheep, राइट। या 1 goat 2 goats 1 cow 2 cows, इस तरह से 1 apple 2 apples। तो जब भी काउंट किया हमारी काउंटिंग ही स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर से, जो नंबर्स बहुत नेचुरली बनते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? दूसरा अर्ली मैन आया, जो इसके पास प्रोड्यूस था, मे बी जो भी इसने एनिमल्स हंट करके लेकर आया वो उठाकर लेके चला गया। अब उस अर्ली मैन, द फर्स्ट पर्सन, डिडंट हैव अ नंबर टू रिप्रेजेंट हिज सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को शो करने के लिए कि कुछ नहीं है। तो नंबर एक इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम बोलते हैं जीरो। जीरो इज अ डिजिट, इज अ नंबर। तो जीरो के साथ मिलकर बाकी सब नंबर जब मिले तो उसे लगा मेरा नंबर सिस्टम हो गया कंप्लीट, तो उसने नाम दे दिया होल नंबर्स। तो होल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। अब उसके पास तो कुछ नहीं था, तो सडनली हिज थर्ड फ्रेंड केम, उसने कहा कि नहीं, कल तुम मुझसे 2 एनिमल्स लेकर गए थे, आज तुम्हें मुझे रिटर्न करने हैं। तो नाउ अपनी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मुझे ये सिचुएशन दिखानी है कि मेरे पास कुछ नहीं है पर फिर भी मुझे दो देना है, आई हैव टू गिव समथिंग टू समवन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आए नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स बनकर क्या बन जाते हैं? इन पूरी कैटेगरी को हम नाम क्या देते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। लिखो ये 3 तरह के नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, चलते जाओ चलते जाओ। फिर होल नंबर्स 0 1 2 3, चलते जाओ। फिर नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, ठीक है। इन सबको हम नाम देते हैं इंटिजर्स। नंबर लाइन के बारे में भी हमें पता है ना? ठीक है। तो एक कैटेगरी ऑफ नंबर लिखोगे, सबसे बेसिक हमारे स्टार्ट होते हैं नेचुरल, देन वी हैव होल नंबर्स एंड देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स में वी हैव नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -3 -2 -1। फिर एक आता है जीरो और फिर आता है 1 2 3 4, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। तो जीरो के बारे में क्या कहा जाता है? जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो के पास बिल्कुल ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जीरो के पास कोई साइन नहीं होता। तो ना ही ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव। लिखो, राइट। अब ये कैटेगरी क्यों डिफाइन करनी पड़ती है? क्योंकि अगर आपको कहा जाए पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यही है जो हम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग में कहते हैं कि कहाँ आपको ये चीज बता दी कि मुझे तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, कि जीरो के पास साइन नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो जब आपको कहा जाता है ना कि वी हैव टू लुक फॉर पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब वी आर नॉट सेइंग इक्वल टू जीरो, वो जीरो से बड़ा होगा, जो भी चीज हम एक्स यहाँ पे ले रहे हैं वो जीरो से बड़ा होगा। समझ में आ गई? अब वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल होता क्या है। अभी हम नंबर्स के बारे में बात करें एंड दिस कम्स अंडर अरिथमेटिक, ठीक है। जब हम नंबर्स की प्लस माइनस सीखते हैं ना, तो वो होता है अरिथमेटिक। जब हम एक्स वाई जेड में डील करते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रा। तभी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी, अरिथमेटिक में नहीं आया।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये अरिथमेटिक में आया होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बात समझ में आई? ठीक है। तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये जरूरी चीज है। और अगर कहा जाता है नॉन नेगेटिव नंबर्स या इंटेजर्स, लिखो, अगर वैल्यू इज पॉजिटिव इंटेजर्स कहा जाए, दैट मीन्स जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो नॉट इंक्लूडेड, ये लिख लो। आज के दिन में इसको याद नहीं करना है कि आज ही हम सब कुछ मैथ्स पढ़कर हम लोग तो नाइन्थ दे आएंगे। ये रोज की रोज जब आप लिखोगे, आप रोज इसे पढ़ोगे तो दिमाग में कहीं बैठेगा। समझ में आई बात? ये घबराना नहीं होता, मैथ्स मैंने आज क्लास में करवा दिया तो मतलब ये नहीं कि बस खत्म, उसके बाद अगले दिन पेपर है। ये आपको प्रैक्टिस में रोज की रोज पढ़ना है। ठीक है। और बुक्स नहीं है तो वैसे ही अजीब लग रहा होगा आज पढ़ना। ठीक है ना। दूसरी चीज है, अगर कहा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब हम नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या जीरो होगा? बिल्कुल होगा। दैट मीन्स इसमें हम लिखेंगे एक्स इज मोर देन इक्वल टू जीरो। जीरो इंक्लूड हो गया ना एक छोटी सी वर्ड चेंज से। समझ में आ गई बात? तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है एक्स इज मोर देन इक्वल टू जीरो। और जो चीज आपको बार बार सिखाई जाती थी ना, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, बोला होगा क्लास में बहुत बार टीचर्स ने इंटीजर्स करवाते हुए, तो इसका यहां यूज होता है। बात समझ में आई? तो ये होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि हमने सिखाया जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, फिर मैंने कहा आंसर आपका नॉन नेगेटिव आएगा, तो आप सोचोगे क्या जीरो आ सकता है? जीरो आ सकता है कि नहीं, है ना? अगर मैंने कहा पॉजिटिव तो आपको जीरो के इक्वल नहीं होगी, उससे बड़ी वैल्यू 0.1 एक्सेप्टेबल है, बट जीरो नहीं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स, कैन आई हैव 1.1 एज एन इंटीजर? पॉइंट्स में आंसर आता है इंटीजर का? नहीं, इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स। ठीक है। तो इसमें लिख लो 1.1 इज नॉट एन इंटीजर। फ्रैक्शंस अलग होते हैं, 1.1 इंटीजर नहीं होता। ठीक है ना। 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर्स लेने हैं। नेचुरल नंबर्स भी कंप्लीट वाले हैं, पॉइंट्स नहीं है उसमें, तभी हमने अलग से नाम डेसिमल्स दिया ना उनको, फ्रैक्शंस दिया। समझ में आई? तो सबसे पहले छोटा सबसेट होता है नेचुरल, मतलब कि अगर मैं कल डिब्बा पैक करूं नेचुरल नंबर्स का, तो मेरे पास होल नंबर्स आएगा, उसमें जीरो पड़ा हुआ है, नेचुरल डालूंगी, वो डब्बा बन गया होल नंबर्स, उसके बाहर पैकेज में लिख देंगे अब ये होल नंबर्स है। ठीक है। अब मैंने उस होल नंबर्स को पैक किया, मेरे पास अलग से एक डिब्बा आया जिसमें नेगेटिव है, मैंने होल डाला, नेगेटिव नंबर्स इकट्ठे पैक करके बन गए इंटीजर्स। इसे हम बोलते हैं सेट्स, या फिर आपको जो बताया होगा वो बनाकर। हमारी मम्मी का फोन आ रहा है, रुको। आते हैं नेगेटिव नंबर्स, राइट? तो हमारे पास आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस कंप्लीट नंबर्स। अब इसके बाद इतना सब काम हो गया तो अर्ली मैन को लगा कि अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया। ठीक है ना। नाउ आई एम लाइक कंप्लीट नॉलेज है नंबर्स की, अब कुछ नहीं चाहिए होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा कि एक दिन वो एक एप्पल लेकर आया, राइट? घर में फैमिली मेंबर्स चार है, सो वन कंप्लीट थिंग, उसके चार हिस्से करने हुए, तो तब हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस। तब आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस को ही जब हमने पॉइंट्स में लिखा तो हमारे पास आ गया होगा डेसिमल्स। तो सारे के सारे नंबर्स, जब अब मतलब शुरू से लेकर अब तक, अब हमने कितने नंबर्स बता दिए? नेचुरल नंबर्स बताए, फिर बताया कि नहीं होल नंबर्स ले लो, फिर बताया नहीं इंटीजर्स ले लो, फिर हमारे पास कुछ और आए फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। ठीक है। तो इन सब को मिलाकर एक ही पैकेज बनाना था, हमने एक ही पैकेट बनाना था, उनको हमने नाम दे दिया रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया ना? ये अब तक आप पढ़कर आए हो कि इन सब चीजों को, मतलब व्हेन आई टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 2 3, आई एम टॉकिंग अबाउट 1.1, 0.2, 0.3, 100.2, आई एम टॉकिंग अबाउट 4/7, आई एम टॉकिंग अबाउट 7/4। वो सारे नंबर्स ले रही हूं जो रैशनली एग्जिस्ट करते हैं। एक चीज ली, उसके 7 टुकड़े किए, 4 मैंने रख लिए, 3 आपको दे दिए, तो आई हैव 4/7। रियल नंबर्स में मैं उसको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, रैशनली एक्सप्लेन किया जा रहा है उस चीज को, तभी रैशनल वाला नाम। डेसिमल है 1.1, मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एक हिस्सा, फिर मैंने 10 हिस्से किए, उसका एक पार्ट, 1/10 ऑफ समथिंग किया हुआ ना। ये सबने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं होगी तो साथ साथ करते रहे। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आते हैं रैशनल्स।
अब रैशनल्स की आपने एक डेफिनेशन की होगी जो आपने पढ़नी है, आपको शायद इस टर्म में आपके इस सिलेबस में हो सकता है। नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कहा था ना? हाँ, अब लिखो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। ऑल नंबर्स ऑफ फॉर्म पी बाई क्यू। सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पूरी मैथ्स आज तक बन चुकी है, इतने साइंटिस्ट इतने मैथमेटिशियंस लग गए शुरू से लेकर अब तक, एक चीज आज तक नहीं कर पाए। वो क्या है? डिविजन बाय जीरो। ठीक है, तो इसमें सबसे जरूरी होता है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ भी तुम रियल लाइफ का एग्जिस्ट करवा लो, उसमें क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गई? द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। और क्योंकि रैशनल है तो आपको लिखना जरूरी होगा पी एंड क्यू आर इंटिजर्स। ठीक है, ये जरूरी चीज है। टेंथ में अगर सिलेबस सेम रहा तो इसको हम थोड़ा और रीडिफाइन करेंगे। पी एंड क्यू आर कोप्राइम। वो कोप्राइम सिर्फ थ्योरेटिकली पर्पस के लिए हमारे जरूरी है, प्रैक्टिकली इंटिजर्स होना जरूरी नहीं। ठीक है ना? मतलब 6/8, 4/7 या 2/3 लिखा, या इसको मैंने 3/, इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई ना, लोएस्ट फॉर्म को कोप्राइम बोल देते हैं। वो चीजें हम पढ़ेंगे आगे आगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं अभी आपको जो इंटीजर समझा रही हूं, मैं उसको 6/8 को एक्सेप्टेबल मान रही हूँ। अब समझ में आ गई? टेंथ में भी एक्सेप्टेबल है, बस एक प्रूफ में नहीं होता, बस वो भी लिखना होता है, 3 नंबर मिलते हैं उसके, पेपर में आता ही आता है। ठीक हो गया? ये समझ में आ गया? ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स का प्लस माइनस आप एट्थ के फर्स्ट चैप्टर पूरे करके आए हो। एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, सब याद है कि नहीं है? जो प्रॉपर्टीज है ना उनका ही नाम है जैसे। ठीक है, एसोसिएटिव मतलब तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूं। एसोसिएटिव यही हुआ ना कि इफ ए प्लस बी देन इट इज ऑल्सो सेम एज बी प्लस ए। कम्यूटेटिव, कम्यूट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, है ना? ठीक है। और आई थिंक वो ये होता है एसोसिएटिव, आई थिंक ये होता है कम्यूटेटिव, ये होता है कि ये घूम गए आपस में। एसोसिएटिव इज कि हमने इन दोनों को एसोसिएट किया, प्लस सी देन ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज एसोसिएटिव, राइट? देन डिस्ट्रीब्यूटिव कि ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर ए सी प्लस बी सी लिख रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब हम करते हैं तो इनके नाम ही इनकी तरह से यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर्स मिलेंगे। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स क्या होता है? हमेशा रैशनल होगा। लिख लो, ये सब आती हैं चीजें, क्योंकि जब इसके साथ हम लोग इरैशनल्स की बात करेंगे ना तो वहां पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ टू रैशनल्स इज इरैशनल्स। डिफरेंस ऑफ टू रैशनल्स इरैशनल होगा? बिल्कुल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव तो ए प्लस बी बी प्लस ए होता है ना? बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मेरे हिसाब से तुम्हें ये होना चाहिए व्हेन वी टॉक ऑफ रैशनल नंबर्स। मैं करवा दूंगी आज ये। सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही, रैशनल ही होता। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स भी रैशनल होता है, बट व्हेन वी डिवाइड quotient ऑफ टू रैशनल्स, या डिवाइड व्हेन वी डिवाइड टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर p बाय q डिवाइड करते हो तो क्या आंसर हमेशा रैशनल आएगा? दैट डिपेंड्स। Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर Q जीरो के इक्वल नहीं है तो हमेशा आंसर रैशनल होगा। अगर Q इक्वल टू जीरो है तो वो रैशनल नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब पता क्या होता है, तुम्हारे पास मैंने तुम्हें बॉक्स दे दिया और मैंने कहा दो नंबर्स उठाओ। तुमने एक नंबर उठाया, तुम्हारे पास आया 2, वो तुम्हारा हो गया P। तुमने दूसरा उठाया, तुम्हारे पास आ गया 0, वो हो गया Q। अब मैंने कहा डिवाइड करो, है ना? रैशनल की डेफिनेशन क्या थी कि Q की जगह 0 नहीं आ सकता। तो ये बात है कि जब हमने दो पिक किए तो आप क्या कहोगे, 0 आएगा कि नहीं आएगा? डब्बे में 0 डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है? मैं आपको कह रही हूँ मैंने रैशनल्स का डब्बा दिया, उसमें 0 नहीं है। अब बताओ, आप कोई भी दो उठाओगे, उनका डिवीजन हमेशा क्या होगा?
रैशनल, क्योंकि उसमें जीरो नहीं है। बात समझ में आई? तो ये होता है कि जब मैं कह रही हूँ दो रैशनल्स हैं, तो आपके पास पूरा सेट है, पूरी दुनिया के नंबर्स है, आपने उनमें से कोई भी दो उठा लिए, तो आपके ब्लाइंड फोल्ड से आप उठा रहे हो, देखकर नहीं उठा रहे हो कि जीरो आएगा मैं नहीं हाथ डालूंगा। ठीक है ना? आपने रैंडमली कोई भी स्टॉप किया, जीरो आ गया। ठीक है ना? अब अगर जीरो वो आ गया डिनोमिनेटर में, तो वो क्या बन गया? नंबर जो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको तो रैशनल मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं नहीं कुछ भी कर लो जीरो नहीं आएगा, तो तुमने कहा अब तो बड़ा मजा आ गया, अब तो जीरो नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो, आंसर क्या होगा? रैशनल। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तब हम देखते हैं कि हमारे पास जीरो है या नहीं इस केस। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब एक चीज और है हमारे पास इसमें, इसको कहते हैं ना रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड ऑन एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब अगर दो को ऐड करते हैं तो हमें रैशनल ही मिलता है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड करेंगे, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, है ना? बट व्हेन आई टॉक ऑफ डिफरेंस, क्या होगा? कैन बी नेचुरल, कैन बी अदर नंबर ऑल्सो। मतलब इट इज नॉट नेचुरल, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। अब इसका एग्जाम्पल कोई देगा मुझे? दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस मैं इंटीजर कैसे मान सकती हूँ? कब आएगा इंटीजर? जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। एक जगह थ्री लिया, एक जगह फाइव ले लिया। पहले तुम्हारे पास थ्री आया, तुमने पहले बॉक्स में थ्री डाल दिया, फिर तुम्हारे पास फाइव आया, तुम्हारे दूसरे बॉक्स में फाइव आ गया, अब तुम्हें माइनस कर रहे हो। मतलब कोई गेम ऑफ चांस होती है। आपको कहा जा रहा है कि पहला पिक करोगे वो पहले नंबर में आएगा, दूसरा पिक करोगे दूसरे में आएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए या वो सबसे कम होना चाहिए, है ना? नेगेटिव में या पॉजिटिव में, दैट्स हाउ यू विन, है ना? तो समझ में आ गया ना? तो इसमें एग्जांपल ले लो, अगर किसी को मुश्किल लग रही है कि अगर हम टू माइनस थ्री करते हैं तो वो माइनस वन है, माइनस वन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज एन इंटीजर। बात समझ में आ गई? अगर हम ये ना, कभी कभी एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, और रिजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, उसमें आ जाते हैं ये। ठीक है। सो इफ आई हैव टू माइनस टू, तुमने स्टॉप किया टू आ गया, फिर स्टॉप किया बाई चांस फिर से टू आ गया, तो टू माइनस टू कर दिया जीरो। अब जीरो तो नेचुरल नहीं है। ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू हमेशा इंटीजर होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। थ्री माइनस टू किया तो वन भी आ सकता है, हमेशा इंटीजर तो होगा ही होगा। ठीक है ना? तो इसमें कहा जाता है डिफरेंस इज नॉट क्लोज्ड ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू, 444, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स हमेशा नेचुरल होगा। वन इंटू वन, टू इंटू टू, सेम ले लो, टू फाइव ले लो, टू सेवन ले लो, होगा ना हमेशा? प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। लेकिन डिवीजन में, डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या होगी हमेशा? फोर बाय टू किया तो टू आ गया, लेकिन टू बाय फोर किया तो फ्रैक्शन बन गई। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम नॉट नेचुरल मानते हैं। या फिर हमेशा नेचुरल नहीं आएगा, कुछ और भी हो सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं इट विल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है। पर हमेशा प्लस वाली साइड का। लिखने की बातें थोड़ी बहुत लिख लो, देन विल अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? ये थोड़े से बेसिक्स हैं नंबर्स के जो इस टाइम तक हमें करने हैं। अगर लिख लिया है, इसमें क्यों नहीं आ रही है? अब देखो तुम्हारे सिलेबस में जो चैप्टर वन हुआ करता था ना, वो चैप्टर थ्री हो गया है। ठीक है। किसी के पास अगर ये सिलेबस नहीं है, क्योंकि मैंने भेजा इसमें, घबराना नहीं है बच्चों। हमारा सारे सिलेबस, साइंस की बुक आ गई है और एसएसटी की, सिर्फ इंग्लिश की आई है। इंग्लिश के आई थिंक अपडेट्स आ रहे थे कि कावेरी आ चुकी है। आई है कि नहीं आई है? नो आइडिया। हाँ जी बोलो। बताओ। देख लेते
तो अभी मैं जो तुम्हें करवा रही हूँ ना, ये तो तुम्हारा सारा साइंस है। साइंस में भी चेंजेस आए हैं मेजर। देन ये रहा मैथ्स, बहुत कुछ नया आया है। इसकी जगह ना मैं अगर बुक ओपन कर लूंगी ना, जो मेरे पास बुक आई है किसी भी एक उसकी, तो इसमें हाँ, ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, इफ यू कैन सी दिस। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ठीक है। तो ये जो चीजें थी ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट, ये क्लास 10 में करवाते हैं। आपको अभी आ गया। और डिस्टेंस मैं शुरू इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें इरेशनल नंबर्स के बारे में जानना होगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स जो होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके पहले हमें वो नंबर्स कंप्लीट करने हैं। फिर ये जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स है ना, ये जो आपका है एल्जेब्रिक डेफिनेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशन, ये स्लोप लीनियर रिलेशनशिप्स, विजुअलाइजिंग, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ, ये सारा, ये तो 11th का कॉन्सेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, ये इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 11th है, मुश्किल नहीं है। बस पता क्या है, रेगुलर रहना। रेगुलर में बस इतना होता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन है, 5 दिन रेगुलरली काम कर लो, एक दिन पूरी मस्ती मारो, पर फिर भी इतनी कि वापिस आ सको। ठीक है। नंबर सिस्टम में देखो, इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स है, रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, ये किया हुआ है। ये हमें आएगा भी, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ की देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू, 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? तो क्या होगा आंसर? बहुत सारे, है ना, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और ये देखो ये आ गया। ये चीज जो है ये भी क्लास 10th में हुआ करती थी, अब 9th में आ गया, जिसे मैं कह रही हूँ ना, आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी 3 नंबर का क्वेश्चन ये वहां पर आ गया। स्क्वायर रूट स्पाइरल तुम्हें है ही है, तो इसका मतलब तुम्हें वो नहीं होगे, होने चाहिए। यूक्लिड भी सेम है, लाइन एंगल बाकी सब सेम है। और क्या चेंज हो गया? देखो सीक्वेंस, ये तुम्हारा एपी आ गया क्लास 10th का, और जीपी आ गया क्लास 11th। ठीक है ना? अब तुम सोच रहे हो कि हम ही क्यों, है ना? मैं सबसे कह रही हूँ, ये मत सोचना, ये सोचना कि हम उनसे बेटर जानते हैं, जो चीज वो बहुत बाद में जान चुके हैं हम पहले जान रहे हैं। ठीक है, और ये मुश्किल नहीं है सीरियसली। ये चीज आपकी, दिस हैज कम, दिस पेरीमीटर ऑफ शेप्स ऑफ सर्कल, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ शेप्स, ये सब थोड़ा बहुत किया हुआ है, रिविजन होगी हीरोन्स फॉर्मूला में। देन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सारा जो है ना हमें, ये 10th का सिलेबस था जो मैंने आपको अभी किया है हाईलाइट। ये वाला आइडेंटिटीज तो ये वही होगी। ठीक है, ये वही है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये भी सारा है हमारे पास। सर्कल्स भी हमारे पास सारी है। लीनियर इक्वेशंस, ये क्लास 10th है, ये सारी क्लास 10th है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी 10th में भी करवाई रही हूँ। ठीक है, ये कब आएगा सिलेबस में अब ये नहीं पता। उसके बाद मेंसुरेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कर दिया और कोन कर दिया, दिस इज, ये पिछले वाला ही सिलेबस है। स्टैट्स में ना ये टॉपिक फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज इंपॉर्टेंट। और प्रोबेबिलिटी फिर से आ गई, 2 साल से डिलीटेड थी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, सबसे आसान टॉपिक है, कुछ ना करो प्रोबेबिलिटी तो हो ही जाएगी, वो चीज है ये। ठीक है, तो तभी मैं तुम्हें जल्दी बुला रही हूँ। बच्चों पता क्या है, पहली बार कर रहे हो, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, स्कूल को भी वैसे ही समझ में आएगा कि क्या करना है ना? और 9th 10th का, जब 11th का सिलेबस होता है तो बहुत वास्ट होता है, बिकॉज वो जेई मेंस में काफी कुछ आता है। तो टीचर्स भी ना वो थोड़ा सा एफर्ट अच्छा दिखाने के लिए कि नहीं हमें बहुत आता है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल सकते हैं। बट हमें जाना अपने बेसिक्स में ही है, प्रैक्टिस कोई कमी नहीं होगी, अपने कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग रहना। ठीक है, तो अब तक हमने बात की रैशनल नंबर्स तक की। ठीक है, और अब हम वी वर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमने बात की थी। अब डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स कुछ भी हो सकता है, सेम गोज फॉर होल नंबर्स, बस होल नंबर्स में 0 आ गया तो इसके लिए ध्यान रखना है। सो व्हेन वी ऐड वी गेट होल नंबर। ठीक है, आप होल नंबर प्लस होल नंबर करोगे तो होल नंबर आएगा, होल नंबर माइनस होल नंबर करोगे तो इंटेजर होगा, मे बी 2 डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी होल नंबर होगा। ठीक है, और अगर डिवाइड करोगे तो इट कुड बी अ रैशनल नंबर, डिपेंड्स, सेकेंड वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सब लिखकर ये ध्यान रख लेना, समझ में आ गई बात? अब आते हैं जो हमारा अब का
जरूरी वाला टॉपिक है, लिख लो, ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में लिखेंगे ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू। ऑल नंबर्स अगर लिखा हुआ है तो वैसे ही लिख लो, मतलब पढ़ लो दोबारा से। Q should not be equal to 0 and P and Q are integers। ये Q जरूरी है integers होना, ये जब irrationals करेंगे तब याद आएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। अब रैशनल नंबर्स ना दो तरह से होते हैं, जैसे कि अगर इंटेजर्स हुए तो सारे के सारे इंटेजर्स क्या फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, ठीक है। सो लिखो एन इंटेजर इज अ फ्रैक्शन, एन इंटेजर is a fraction with denominator 1, ठीक है। जैसे कि 2 आया तो 2/1 लिख दिया, 3 होता है तो 3/1 लिख दिया, 101 है तो 101/1, माइनस 101 है, अगर 0 है तो 0/1। सो एवरी इंटीजर इज अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 1, ठीक है ना। तो याद होगा कभी कभी आप ऐसे करते थे कि x+1/x+2 = 3, तो इसको 3/1 करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही चीज है ना ये, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यही है। हमने 3 को 3/1 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो कहते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, या तो वो कंप्लीट नंबर्स होंगे या वो कुछ हिस्से दिए होंगे, मतलब या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा या डेसिमल की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर मान लो फ्रैक्शन है 3/10, तो क्या इसका डेसिमल बना सकते हैं? क्या आता है इसको डेसिमल में लिखोगे तो 3/10 इज 0 तो सबको समझ में आता है। अगर 3/100 होगा तो क्या लिखोगे? 0.03। अगर 3/1000 होगा तो क्या लिखोगे? 0.003। 101/10 होगा तो क्या लिखोगे? 10.1। डेसिमल एक के बाद यहां पर आएगा ना 10.1। समझ में आ गया ना ये सबको, राइट। तो मतलब कोई भी फ्रैक्शन दी हो तो उसकी डेसिमल हम निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो दिया होता, लिखो 10/3, तो इसकी डेसिमल क्या है बताओ, डिवाइड करके। 10/3 को डेसिमल में लिखना होता है, ऐसे कट तो नहीं हो रहा ना ये, है ना। तो अगर हमें इसको डिवाइड करके लिखना है तो क्या लिखोगे आंसर? 10 को डिवाइड करोगे 3 से, करो, आता है ना डिवीजन। 3 3 कितना होता है? 9। यहाँ पे 9 लिखा, माइनस लिखा 1, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हो, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, जीरो, फिर 3 9, माइनस किया 10, फिर 3 तो आप इसको लिख दोगे ना, 10/3 इज 3.3333। अब हमारे हिसाब से हम 2 3 पे रुक जाते हैं, कभी कभी 3 पे, कभी कभी 1 पे, है ना। लेकिन एक्चुअल तो नहीं रुका ना, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस चीज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10/3 हमने किया, तो ये होगा 3.3 बार, क्योंकि 3 जो है वो चलता जा रहा है। तो इस चीज को जहां पर ये चलती जा रही है ना चीज, तो उसको हम बार के साथ ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर 3.3 तुम्हें दिया होगा, तुम इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? 33/10। समझ में आया ना। तो 33/10 और 3/10, 10/3, क्या दोनों सेम चीजें हैं? तो फर्क क्या है यहां पर? 10/3 को हम 3.3 हम ब्रैकेट में लिख देते ना, अप्रोक्स, है ना। तो हमने अप्रोक्सीमेट किया कि इतना तो है ही है, राइट। लेकिन एक्चुअल में तो वो चलता जा रहा है, तो उसको एक्चुअल में मैथमेटिकली हम शो करते हैं 3.3 बार। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। और जहां पे रुक गया इसका मतलब उतना ही है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको कहती हूं कि मल्टीप्लाई करो 25/4, चलो करो, सॉरी डिवाइड करो 25/4, 25/4 का डेसिमल लिखो। ये बहुत बेसिक चीज है जो करवा रही हूँ, आज थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ, मे बी कल जो चीज समझाऊंगी वो कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगी कि मैं बात क्या कर रही हूँ। कैसे करोगे इसको? 25 को डिवाइड करो 4 से, लिख बेटा, जरूरी है, बहुत जरूरी है लिखना। ये आज सच में आज बेकार की बात लगेगी, 4 क्लासेस के बाद समझ में आएगा मैं क्या करवा रही थी, जब मैं आपको करवाऊंगी कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं।
तो करते हो 6 × 24, 1, फिर पॉइंट आ गया 0, 2 × 8, 25। नाइन्थ की मैथ्स यही है। हाँ जी अम्मी। ठीक है, तो कितना आ गया 6.25। अच्छा, इसमें क्या हुआ ना कि जब हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया तो लास्ट में आकर रिमाइंडर 0 हो गया, खत्म हो गई फ्रैक्शन। इसके बाद मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। 25/4 इज 6.25। कल अगर आप 6.25 को 625/100 लिखते हो तो कट कट आकर ये 25/4 ही बनेगा। पहले 5 से कट करोगे, फिर 5 से कट करोगे, जितना भी करते जाओगे, तो इसे बोलते हैं एग्जैक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। और ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं, लिखो, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट, खत्म हो जाना, है ना। तो यहां पर टर्मिनेट मतलब सस्पेंड, और टर्मिनेट खत्म हो गया। तो यहां पर ये इसका डिवीजन खत्म हो गया, इसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो जो डेसिमल्स है ना, दो तरह की है हमारे पास। कुछ डेसिमल्स तो है कि जिनको डिवाइड करते हैं और वो एंड में हमें बड़ा अच्छा सा आंसर देती है कि रिमाइंडर 0 आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। वो कौन सी होती है वो भी अब देखेंगे हम। ठीक है। और कुछ डेसिमल्स हैं, जैसे 10/3 ले लो भाई, चलती जाएंगी, कभी रुकना ही नहीं इन्होंने। ठीक है। तो ये इनके बिल्कुल ऑपोजिट वाली है, टर्मिनेट नहीं कर रही। तो जो टर्मिनेट नहीं कर रही उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट कर रही है, एंड रिपीटिंग। समझ में आ गया? सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। सो फ्रैक्शन डेसिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये तुम्हारा टॉपिक होगा जो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग तुम्हारी एनसीईआरटी में होगा। लास्ट ईयर तक तो था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स वी ऑलवेज डिस्कस दिस थिंग। समझ में आ गया? और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया करता था कि आपको टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म। आज नहीं करवाऊंगी, आज इतना ही करते हैं। ठीक है। लिखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसमें बस एग्जांपल्स ले लो, चलो। ठीक है। सो अगर मैंने आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल 467 ÷ 5, आप मुझे बताओगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ठीक है। तो अब हम देखेंगे टर्मिनेटिंग कब होता है। नॉन टर्मिनेटिंग पक्का? टर्मिनेट नहीं करेगा कभी? डिवाइड करके देख, करेगा। 9 बंद हो गया ना, तो टर्मिनेटिंग हुआ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म होना, सस्पेंड होना। वो सस्पेंड हो गया ना उसके बाद। हाँ। ठीक है। तो ये 9 × 45 आ गया ना बच्चे? समझ में आ रहा है अश्विन? हाँ। तो ये 1 आया 17, है ना। तो ये 3 × 15 आया, ये मैं कह रही हूँ, तो 93.4 आ गया। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो यहां लिख लो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जहां टर्मिनेट करेगा वहां रिपीट नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी 467 को आपको 15 से डिवाइड करने को बोल दूं, अब बताओ। कर बेटा डिवाइड। उसकी बात सुनकर नहीं, अगर वो मैथ्स में अच्छा है ना, हमें देखना है कि हम समझ में पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। वो हर बार सही नहीं हो सकता। 15, 50 आ गया, फिर आप करोगे 3 × 45, फिर 50 आ गया, फिर 3, चलता जा रहा है। और क्या मूव किया, देखो क्या बढ़ रहा है, 1 भी बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हुआ ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 31.1। और जो मूव कर रहा है मतलब जो रिपीट कर रहा है ना, उसी पर बार लगाएंगे।
कभी कभी वो सिंगल नंबर होता है, कभी कभी वो डबल नंबर होता है। तो इस केस में ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और जहां ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ वहां पर साथ ही साथ इसको रिपीटिंग होना जरूरी है। जरूरी है, ठीक है। नहीं रिपीटिंग होगा तब क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ये है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स ना डेसिमल्स में दो तरह एग्जिस्ट करते हैं, या तो टर्मिनेट करेंगे या टर्मिनेट नहीं करेंगे। टर्मिनेट करेंगे तो रिपीट नहीं करेंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीट जरूर करेंगे। समझ में आ गया? रैशनल नंबर्स की बात कर रही हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी बोल देते हैं, वो सारी टर्म्स हम लिख लेंगे। अब एक चीज करो, कब टर्मिनेट होता है और कब नहीं होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब बनता है, अब हम लिखेंगे व्हेन डज इट बिकम टर्मिनेट। लिखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में 2 होगा, चेक कर लेना, 5 होगा, 2 5 बस, इनके कॉम्बिनेशन में, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसके अलावा कुछ और डाल दो तब नहीं। या 2 हो या 5 हो या इनका ही कोई प्रोडक्ट, 2 और 5 की पावर से बना प्रोडक्ट, ठीक है। जिसे एक्सपोनेंट्स किया हुआ है ना हमने, है ना, हाँ। तो 2 रेज टू पावर m, 5 रेज टू पावर n लिख सकती हूँ, कि इनकी पावर 2 स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, इंटू 5 किया तो 4 × 5 20। तुम किसी भी नंबर को 20 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर टर्मिनेटिंग आना ही आना है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब भी डिनोमिनेटर 2 होगा, 5 होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा तब। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 2 5 मतलब कुछ भी यहां पर आ जाए 2 5 के साथ, मतलब वी नीड 3 7, जैसे अगर आप कह रहे हो कि 30 आ गया तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है ना। 2 और 5 हो चाहे ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर भी आ जाता है साथ में। 2 और 5 है ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें, हमारे पास 2, हमारे पास इन सब में से कुछ भी आ सकता है, राइट। सो वी हैव 3 7, देन वी हैव 11, वी हैव 13 एंड सो फोर्थ, जो भी हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 तो है लेकिन इंटू 3 होके 6 आ गया, तो हमेशा हमारा फ्रैक्शन बनेगा नॉन टर्मिनेट। फिर होगी बात है, ठीक है। अब हमारा पता नेक्स्ट काम क्या होता है इसमें, कि तुम्हें डेसिमल दिया हुआ है, तुम्हें उसकी p/q फॉर्म निकालनी है। जैसे मैंने 3.3 दे दिया, मैंने कहा इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो आपने क्या किया 33/10, है ना। मैंने आपको 62.5 दे दिया, आपने लिखा 625/10, वो बना दिया आपने। तो कोई भी मैंने आपको डेसिमल दिया, आपको उसकी फ्रैक्शन बनानी है। तो अगर तो वो टर्मिनेट होगा बहुत अच्छे से बना लोगे, लेकिन जहां पे वो आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, वो फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। पर अभी लिख लो जो आपके सिलेबस में भी है, नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन बनी, आती है ना सबको, ये -x, ये +x और ये 0, टूवर्ड्स द राइट। पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव होता है ना। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, सो ऑन चलता रहेगा। और यहाँ क्या आएगा -1, -2, -3, सो ऑन, यहाँ चलता रहेगा, है ना। तो रैशनल नंबर्स 0 और 1 के बीच में होते हैं कि नहीं होते। जब मैं नेचुरल्स की बात करूंगी तो मैं 1 2 3 4 लूंगी, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स में नंबर लाइन में ना सिर्फ या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, बिटवीन वन लाइन है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप यहीं पे लेना। तुम्हारा मतलब वो स्टोन के पीसेस ना नदी पे ऐसे ही लगे हुए हैं कि पहले 1 फिर 2 पे जंप करो, फिर 3 पे जंप करो, फिर 4 पे, लाइन पे नहीं, बीच में कुछ नहीं है, बीच में पानी है, राइट। व्हेन आई टॉक ऑफ होल नंबर्स, तो मैं 0 को भी ले लूंगी, बस 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। व्हेन आई टॉक ऑफ इंटीजर्स, तो मैं -1 0 1 2 -2 ये सब नंबर्स लूंगी। लेकिन जब हम रैशनल्स की बात करते हैं तो हमारे इन बिटवीन 0 से 1 भी हमारे बहुत सारे नंबर्स है, 0.1 0.11 0.001,
है ना। तो जितना मर्जी इनको हम जूम करते रहे, हमारे पास नंबर्स आते रहेंगे, है ना। मतलब मान लो मैंने कहा कि मैंने तो इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, 0 से 1, मैंने 1/10 याद है लिखते थे ऐसे, 0/10, 1/10 ऐसे ही करते थे, 3/10, 4/10, और ये हो जाता था 10/10। तो क्या 0 और 1/10 के बीच में नंबर्स नहीं है? है ना, बहुत सारे हैं। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, लिखो, infinitely many rational numbers between two rational numbers। ठीक है, अब नहीं मैं और बोलूंगी, वरना मैं तो बढ़ाती रहूंगी, तुम लोग सब भाग जाओगे फिर। There are infinitely many rational numbers between two rational numbers। ठीक है, अब तुम्हारी क्लास में कुछ भी करवाया जाए, मैंने तुम्हें रैशनल नंबर्स ही करवाना है। ठीक है, क्या करवाया क्लास में मैम ने? अभी स्टार्ट। मैथ्स आई नहीं, चेकिंग के लिए गए हैं हम टीचर्स, वो पढ़ाएंगे नहीं। पर बनता यही है, रैशनल नंबर्स ही पढ़ाना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट्स को समझोगे तब आप उसके आगे ना ऑपरेशंस प्लस माइनस सब कुछ समझ लेते हो। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स है। अब कल का काम हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत ये पढ़ाना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब देखाना क्लास के 10-15 मिनट पहले, ये वाला जो काम है, सो दैट वी रिमेम्बर। एंड नेक्स्ट होगा, कल होगा, हाउ टू टू फाइंड P/Q फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमारा है, कल ये काम हमें करना है। ठीक है, चलो लिख लो, कल ये काम करना है।